दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हमारी NCERT क्लास 6 की बुक है। और अपन इसमें स्टार्ट करेंगे अध्याय फर्स्ट, विविधता की समझ। देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या होता है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों से जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये 3 चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भिन्नता है। आगे देखते हैं। अपने अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपके कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप बिल्कुल अलग हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि जैसे अपन एक ही मान लो एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक स्कूल में मान लो दूर दूर के रहने वाले हैं, तो उसमें अपने को क्या होता है कि उनका कलर अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज में कितनी भिन्नताएं होती हैं, यही बताना चाह रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे मजाक की तरह लिया। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की के भीड़ भाड़, एक मिनट आगे देखते हैं, भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी व अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उस उसको मैं क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्करा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? उसने पूछा। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द को जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि लाल बत्ती हो गई सो मैंने पूछ लिया, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया।
फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब मैंने सोचा काम शुरू कर दिया जाए। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ के मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक हरी बत्ती हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले ही दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछ लिया। आपका नाम? यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है, जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। समीर। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ाहट हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुसलमान समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले ही दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर दो आखिर गया कहाँ। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग। जहाँ समीर एक हिंदू, वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर दो ने अखबार बेचा। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब कि कुछ लोगों के पास न अवसर और न ही ज़मीन, पैसे, संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस समाज के आधार पर लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुमार होती है। आप बस वहीं बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ोगे। अब देखते हैं आगे।
विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, अब अपन इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आप भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत भाषाएं भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं तथा भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी तरह कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताब, वास्तविक जीवन की कल्पनाएं से प्रेरणा लेते हैं। जब अपन नई बुक्स या वगैरह किताब वगैरह कहानियाँ वगैरह अपन पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में कुछ थॉट आने लगते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखीं। कुछ अन्य लोग राजा रानियों वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों के गोते लगाए। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की ऐसे जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहने, लाल या सफ़ेद। यह एक खाना खाते हो, एक समान रूप से केवल दो पशु या पक्षी को पालते हैं। उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। अब अपन देखते हैं भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते। वे पानी के जहाज़ों में, घोड़ों पे, ऊँट पे बैठकर जाते या पैदल चल के जाते। अक्सर ये यात्राएं खेत और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता है, इसलिए लोग नई जगह अक्सर काफ़ी लंबे तक रहकर ठहर जाते। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार लोगों को अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं तक मिलता था तो वे नई जगह बस जाते। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग खाने की तलाश में चले जाते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता। कुछ चीज़ें वे नई जगह अपना लेते और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते। इस तरह उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, धर्म आदि भी नए और पुराने का मिश्रण हो जाता। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की विभिन्न संस्कृतियां, प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्रों अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, खान पान आदि की आदतों में फ़र्क है, बल्कि
जिस तरह का वे काम करेंगे और वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी व अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत को दो भागों में लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता, उसके इतिहास और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ये देखो, ये मानचित्र हमने लद्दाख का दिया हुआ जिसमें ऊंची पहाड़ियाँ इलाके हैं। अब अपन देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ बहुत सी कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इसके ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी, याक होते हैं। रेगिस्तान होने के कारण यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले और उनके इलाके में पहुँचते हैं, जैसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशा, दरियाँ आदि लेकर आते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख के काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही पाते हैं। लोग गाते हैं और उस नाटक को खेलते हैं। अब अपन देखते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना होता है। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसा मसीह धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी की जहाज में से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्र रास्ता जाना। इस सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल के हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावल्ला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीनाचटी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल के लिए बहुत उपयोगी है और यहाँ वह अधिकतर लोग मछली व सब्जी और चावल खाते हैं। आगे देखते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों के क्षेत्र के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों में को चीन और अरब के आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है।
जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख में विशेष भौतिक स्थितियाँ और ऊन ने व्यापारियों की अपनी ओर खींचा। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र की ओर हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोसी में हम अलग अलग समुदाय के लोग के साथ रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन से हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरागत में मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोग फूट डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई वे सब एक साथ लड़कर लड़ेंगे। अब आगे देखते हैं, यह जो ऊपर दिया है उसको, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उन्होंने बहुत लोगों की जानें गई और उन्होंने उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के लिए गाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्हित विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता कंप्लीट। जय हिंद दोस्तों।